हेलो फ्रेंड्स। देखिए अपन क्या फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल कर रहे थे, उसके 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से जो 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उन्हीं की क्या है डिटेल बातें अपन आगे किए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो एक पॉइंट था उसका एक चैप्टर बना हुआ है, तो चैप्टर 3 से लेके 13 तक है। तो इनमें चैप्टर 3 और जो चैप्टर शायद 7 वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आप अपन उसी सीक्वेंस में आज अपन किसकी बात करेंगे, आज अपन चैप्टर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, ऑडिट कंप्लीशन। देखिए इसका नाम ही बता रहा है कि ऑडिट क्या है, कंप्लीट होने जा रही है, तो उस समय अपने को क्या है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि जब ऑडिट कंप्लीट हो रही है तो सीएजी की पॉलिसी, कौन कौन सी सीएजी की पॉलिसीज अपने को यूज़ करनी है, और ऑडिट कंप्लीशन के दौरान उनसे अपने को क्या क्या गाइडेंस मिलेगा, वो इस चैप्टर में बता रहा है। वो गाइडेंस और सीएजी की पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, तो ऑडिट कंप्लीशन जो स्टेज है, या अपन ऑडिट कंप्लीशन के दौरान इनका यूज़ कर रहे हैं पॉलिसी और गाइडेंस था, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंश्योर करेंगे कि वो कंप्लाई कर रहा है नहीं है, जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये अपन पहले नहीं कर चुके हैं, ये फील्ड वर्क के दौरान एक्चुअली अपन ये चीज़ें सब कर चुके होते हैं। यहाँ पे इनका क्या होता है, रिव्यू किया जाता है। देखिए रिव्यू का मतलब भी क्या होता है, री मतलब दोबारा और व्यू का मतलब देखना, मतलब उसमें क्या है, एक बार उसको वापस से देखा जाता है कि कोई छूट तो नहीं गया है। दूसरा इसमें अपन देखेंगे कि जो भी कंपिटेंट, रिलीवेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस है ना, वो अपने को मिल गए हैं क्या, और उनको अपन ने डॉक्यूमेंट कर लिया है क्या। और तीसरा क्या है कि अपने को इस स्टेज में ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करना है कि अपन कौन सा ऑडिट ओपिनियन देंगे। अब इस चैप्टर में अपन किस किस चीज़ की बात करेंगे, एक तो रिव्यू की बात करेंगे, किस किस चीज़ के रिव्यू की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सब्सिक्वेंट इवेंट के और गोइंग कंसर्न, इन तीनों के रिव्यू की बात करेंगे। साथ के साथ मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट टीम है ना, बहुत जगहों पे जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया है, तो वहाँ पे क्या है, वो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेती है, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में एग्जीक्यूटिव समरी की बात करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड जैसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उससे रिलेटेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है 560, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है 570, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है 580। ये यहाँ पे अपन देख लेते हैं ताकि अपन क्या है, ये चीज़ें अपने को याद हो जाए। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, इससे रिलेटेड अगर अपन इंडेस की बात करें, तो इंडेस तो कौन सा है, 10 है, और एएस कौन सा है, 4 है। ठीक है, एएस 4 का नाम है कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उन्हीं को सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं, उनकी बात अपन आगे कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपन इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे, रिव्यू पढ़ेंगे, रिव्यू में अपन ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे, ए बी सी, फिर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और लास्ट में अपन एग्जीक्यूटिव समरी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं तो देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस एक्ट में कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो क्या उसके अनुसार ये बनाया हुआ है क्या उस पर जो भी जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी पे एएस लग रहे हैं, इंडियस लग रहे हैं, जिसके भी हिसाब से वो बनाया गया, तो अपन देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशन या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए, तो वो सब फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। दूसरा, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई गई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार है, या फिर लेटेस्ट बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वूल कंसिस्टेंट, एज ए वूल का क्या मतलब है, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे को देखेंगे, उसके अपन एक अकाउंट्स एरिया की बात नहीं करेंगे। अकाउंट्स एरिया बताया था ना मैंने कि क्लास ऑफ असेट्स, क्लास ऑफ लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब के अकाउंट्स एरिया है, तो उनकी बात नहीं करके अपन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है।
कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर में जैसे जो मेथड डेप्रिसिएशन की लगाई थी वो लगाई है या नहीं है। पिछले ईयर में है ना जो अपन ने जैसे मान लो कोई जो लास्ट बैलेंस था वो अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी अपन ने जैसे पिछली बार अपन ने जो भी पॉलिसीज़ लगाई थी वो इस बार भी लगाई है या नहीं लगाई है, ये सब बातें इसमें होनी चाहिए। लास्ट में कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, उसका तरीका फेयर एंड प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि असेट्स की जगह लाइबिलिटीज़ दिखा दी, लाइबिलिटीज़ की जगह असेट्स दिखा दी, नॉन करंट की जगह करंट असेट्स दिखा दी। इन सब का एक फॉर्मेट होता है, आपको पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, तो वो उस तरीके से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें एक बात ऐसे आती है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो अपन जब प्लानिंग स्टेज में अपन क्या है उसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अपन किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो अपन पहले देख लेते हैं कि उस पर है ना जो कौन कौन सी पॉलिसीज़ लग रही है। लेकिन उसको अगर अपडेट करने की बात करेंगे तो वो कहाँ पर होता है, वो कंप्लीशन स्टेज में अपन अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। अब इसी में बात कर रहे हैं कि अपन ने तीन प्रोसीजर पढ़ी थी ऑडिट प्रोसीजर। दो तो मैन ऑडिट प्रोसीजर थी, उसमें एक सिस्टम बेस्ड ऑडिट प्रोसीजर थी, और दूसरी कौन सी थी बताओ। एक तो सिस्टम बेस्ड थी जिसमें अपन क्या कर रहे थे, इंटरनल कंट्रोल पे अपन क्या कर रहे थे, उसमें बिलीव कर रहे थे। दूसरी डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर थी, सिस्टम बेस्ड को अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहे थे, टेस्ट ऑफ डिटेल बोल रहे थे। तीसरी भी थी एनालिटिक प्रोसीजर। तो वो कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू के दौरान वो अगर एनालिटिक प्रोसीजर लगा रहा है ऑडिटर, तो उस दौरान उसको क्या क्या देखना है। तो वही इसमें कॉमन बातें हैं कि जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और जिस भी ऑडिट कंक्लूजन पे वो पहुंचा है, वो सब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको चेक करेगा। दूसरा, वो देखेगा कि कोई ऐसा तो नया फैक्टर नहीं मिला, जैसे मान लीजिए कंटिंजेंट लायबिलिटी मिल गई, अपने को पता चल गया कि हाँ कोर्ट में कोई केस चल रहा था, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे और पता चल रहा है कि यार उसका जो डिसीजन आएगा उससे तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट होगा। तो अगर कोई ऐसा उसको नया फैक्टर तो नहीं मिला जिससे क्या है कि उसके प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। तीसरा, वो जो इसमें कंपैरिजन की बात करते हैं अपन एनालाइटिक, वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंस है या नहीं है। चौथा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन है वो मैनेजमेंट ने उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया है, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन नहीं कर दिया, या उन्होंने अपने हिसाब से तो उसमें नहीं कुछ लिख दिया है कि अपने हिसाब से उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, कि जैसे मान ले नॉन करंट असेट थे उनको करंट असेट में डाल दिया, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। और लास्ट में देखेंगे कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं हुआ है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है इफेक्ट हो। तो अगर एनालिटिक प्रोसीजर लगा रहे हैं तो अपने को क्या है इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू। मतलब अब क्या करेगा ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दोबारा देखेगा। वो एक बार तो फील्ड वर्क के दौरान देख चुका है, अब दोबारा देखेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो उसके हिसाब से फिर वो क्या करेगा, अपना ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा। अब देखो रिव्यू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 560। अब यहाँ पे देख लो थोड़े से अपन के स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग याद कर लेते हैं क्योंकि ये अपन के पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पढ़ा था ना। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 210 है, द एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, वही ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करना, 230। ऑडिट एविडेंस क्या है, 500। एनालिटिक प्रोसीजर 520। ऑडिट की अपन सैम्पलिंग करते हैं ऑडिट के दौरान जिसके लिए डिफरेंट मेथड है, 530। और अपन ने ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ा था 540। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या था कि जिनका अपन क्या है कि कोई फिक्स मेथड नहीं है, उनका अपन कोई फिक्स उनका कैलकुलेशन नहीं कर सकते अमाउंट का,
तो उनके लिए अपन क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यूजफुल लाइफ ऑफ असेट है, तो अपन पता नहीं कर सकते कि हाँ ये 10 साल ही चलेगा, अपन क्या उसका अप्रोक्स लगा सकते हैं कि हाँ ये 10 साल चले, हो सकता है 11 साल चले या हो सकता है 8 साल ही चले। तो उस टाइम पे वो होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, अपन बात कर चुके हैं। चलिए तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, 565, 70, 580 की बात अपन कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन कोशिश करेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब सीखने की, कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या हैं। तो ध्यान से सुनना कि कोई भी इवेंट जो कब हुआ हो, बैलेंस शीट डेट के बाद में, कब हुआ हो, बैलेंस शीट डेट के बाद में, और बैलेंस शीट डेट क्या है, 31 मार्च है। और अपन अगर 19-20 की बात कर ले तो ये है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बैलेंस शीट डेट क्या हो गई, 31 मार्च 2020। लेकिन जो अपन ने ऑडिट रिपोर्ट की डेट है उसके क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जो 31 मार्च के तो बाद होना चाहिए, कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो 31 मार्च के तो बाद में हुई हो, और जो भी ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके क्या है, पहले हुई हो, तो वो क्या हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। दूसरी बात सुनना कि इवेंट दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये यहाँ तक की बात करें, इसके आगे की बात करेंगे कि उसने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी। ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे वही है कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद में इसने यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी। अब उसको पता चल गया किसी इवेंट का जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है। अगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, क्या हो गया, इमैटेरियल हो गया। लेकिन अगर उसका इफेक्ट आ रहा है तो वो भी क्या है, ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है। उसके बाद में क्या है, ऑडिटर को क्या एक्शन लेना है वो अपन आगे बात कर लेंगे, इन दोनों की अलग अलग बात करेंगे उसमें क्या किया जाता है। अब देखिए इसमें वही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट डेट ये है और ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस डेट को अप्रूवल हो गया, कोई भी डेट हो सकती है। उसके बाद में ये थी डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इशू करने की। तो एक तो अपन इसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस दौरान कोई भी इवेंट हुआ वो क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट है। या फिर ये कह रहा है कि डेट ऑफ एजीएम भी हो गई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आगे तक, यहाँ से लेके इसके आगे तक अगर कोई इवेंट हुआ हो और वो ऑडिटर को पता चल गया हो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, तो उसमें यहाँ इसकी बात की जा रही है। अब इसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा कंपिटेंट, रिलीवेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस, या फिर वो क्या करेगा, रीजनेबल अश्योरेंस लेगा, क्या कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो क्या आइडेंटिफाई हो गए हैं, क्या जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं कंपनी में वो क्या आइडेंटिफाई हुए हैं, मैनेजमेंट ने वो आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, और उनको क्या अगर वो पता चला है तो उनको क्या एडजस्ट किया गया है कि या उनको डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। ये ऑडिटर की क्या है, ड्यूटी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला अपन ने पॉइंट पढ़ा था ना कि अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वही वाली बात है, बैलेंस शीट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले वाली बात है। तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, इसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा किसके लिए, कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन ने पढ़ा था ना कि जो मैन ऑडिट प्रोसीजर है उसमें दो होती है, एक तो रिस्क असेसमेंट और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट के लिए तो क्या होना चाहिए, वो देखेगा अगर उसको बिजनेस एंटिटी और उसके बिजनेस के बारे में पता है तो इसके हिसाब से वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा, उसके इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, इसलिए यहाँ पे तो वो ये लगाएगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में वो क्या करेगा, इंक्वायरीज करेगा। किससे इंक्वायरीज कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई लॉयर है, ठीक है, उससे इंक्वायरी कर सकता है। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, एक्चुअली जनरली क्या होता है यहाँ पे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसा ही होता है कि कोई कोर्ट में केस चल रहा हो कुछ, ठीक है, या फिर बाद में जो लीगल विंग्स है, लीगल डिपार्टमेंट है, उससे इंक्वायरी कर सकता है, या फिर उसको लग रहा है कि हाँ इससे रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है तो उस कंसर्न पर्सन से वो इंक्वायरीज कर सकता है।
जो मिनट है किसके, जो भी बोर्ड मीटिंग हुई या जनरल मीटिंग हुई है उसको देख सकता है कि उसमें तो कोई डिसीजन ऐसा लिया नहीं गया है जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट, अभी यहाँ पे ऐसे मत कहना कि नेक्स्ट ईयर कहाँ से आ गया, तो नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो जाएगी ना, क्योंकि 31 मार्च को तो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फिर उसमें क्या है 4-5-6 महीने लग जाते हैं उसको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने में, 3 महीने, जो भी टाइम एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, जो भी टाइम हो, तो उस पीरियड के दौरान जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, मान लीजिए क्वार्टरली कोई इंट्रीम स्टेटमेंट बना है, तो वो सबको चेक करेगा। ठीक है, कि उसमें मान लीजिए कोई चीज़ ली तो नहीं गई है जो सब्सिक्वेंट इवेंट, और वो इधर आनी चाहिए, जो पुराने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए, इस करंट ईयर वाले में, वो उसमें तो नहीं ले ली गई है। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि आपने जो भी जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो आपने सबने शामिल किए हैं इसमें, तो उससे क्या है अपन सेफ हो गए कि उनसे एक अपन ने ले लिया, ऑडिटर सेफ हो गया। या फिर जो भी इंटरनल ऑडिटर है या ब्रांच ऑडिटर है उनसे अपन डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे बात करेंगे तो उनसे भी पता चल सकता है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट तक तो ये 2 प्रोसीजर। अब इसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए कि उसमें सेकंड पॉइंट था ना सब्सिक्वेंट इवेंट में, कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो गई, फिर ऑडिटर को पता चला नॉन आफ्टर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें ध्यान से सुनना, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपन क्या है उतनी करेंगे जितनी अपने लिए यूज़फुल है। अब इसमें 2 कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो गई लेकिन सर्कुलेट नहीं हुई है, अभी सर्कुलेट नहीं हुई है। जो भी अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो शेयर होल्डर्स को, और अनलिस्टेड कंपनी है तो यूजर्स को भी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई है, मैनेजमेंट के पास है, मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को नहीं दी है। या फिर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू भी हो गई और सर्कुलेट भी हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन की बात करते हैं अपन। इस कंडीशन में अगर मैनेजमेंट खुद ही रिक्वेस्ट करता है कि हाँ सर हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम रिवाइज करेंगे, आप ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दीजिए, तो ऑडिटर क्या है कि कंसिडर करेगा मैटर को, और अगर उसको लगता है कि हाँ ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, रिवाइज कर देगा किसको, ऑडिट रिपोर्ट को। ऑडिटर कंसिडर मैटर एंड इफ नेसेसरी रिवाइज्ड द ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि इसमें तो क्या है, मैनेजमेंट ने कहा, इसमें ऑडिटर को खुद को ही पता चल गया कि कोई ऐसे नए फैक्ट्स उसको पता चले हैं जिससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दीजिए, तो मैं भी क्या है ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज नहीं होगा तो मैं ऑडिट रिपोर्ट कैसे रिवाइज करूंगा। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, या तो मैनेजमेंट क्या होगा, एग्री हो जाएगा कि हाँ सर हम कर देते हैं। अगर एग्री हो गया तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज की और ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दी। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी उसका यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर उसको बताएगा और कोशिश करेगा, जो भी उसका यूजर्स है उसको रोकेगा कि आप जो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तो उसको सही नहीं मानते हुए आपको आगे काम करना है। तो ऑडिटर यूज़र को रोकेगा ऑडिट रिपोर्ट का यूज़ करने से। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू भी हो गई और सर्कुलेट भी हो गई। इसमें भी दोनों ही कंडीशन है। अगर एग्री हो गया मैनेजमेंट, ये किसके एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की। अगर एग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और अगर डिसएग्री हो गया तो फिर सेम बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने रिव्यू में दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब अपन बात करेंगे गोइंग कंसर्न की। चलिए अब अपन गोइंग कंसर्न की बात करेंगे, जो कि रिव्यू में तीसरा पॉइंट है। तो सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न होता क्या है, तो ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है क्या, किस चीज़ के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़, ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को। ठीक है,
वो फ्यूचर में गोइंग कंसर्न मतलब वो चलना चाहिए, जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चलनी चाहिए। और कब तक चलनी चाहिए? कम से कम 1 साल तक तो चलनी ही चाहिए। कहाँ से? जिस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल हुआ है उस डेट से लेके 1 साल तक कंपनी जो भी बिजनेस चलने के लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ है या नहीं है, यही होता है गोइंग कंसर्न। ठीक है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ये अपना फंडामेंटल ऑडिट अजम्पशन है ना, गोइंग कंसर्न। अगर मान लीजिए बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो फिर उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो ऑब्टेन करेगा रीजनेबल अश्योरेंस की गोइंग कंसर्न है ना, अकाउंटिंग अजम्पशन वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, मतलब कंपनी गोइंग फ्यूचर में चलने वाली है या नहीं है, बंद तो नहीं हो जाएगी, उसके लिए वो अश्योरेंस लेगा। ठीक है। तो ये अपना तीसरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, गोइंग कंसर्न। अब एक इसमें बात की गई थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 580। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब लिया जाता है ऑडिटर के द्वारा? जब ऑडिटर या तो क्या है, अनेबल हो जाए या फिर उसके लिए बहुत क्रिटिकल है, ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो कॉम्पिटेंट, रिलेवेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, इससे रिलेटेड वो क्या है, ऑडिट एविडेंस उसको मिल नहीं रहा है, तो वो क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। ठीक है। और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन लेता है, क्यों लेता, कब लेता है ये तो पता है, और क्यों लेता है? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो या तो कॉन्फिडेंशियल है या फिर ऐसे फैक्ट्स है जिसका अपन पता नहीं लगा सकते, केवल मैनेजमेंट को, ओनली मैनेजमेंट जानता है उसके बारे में, तो अपन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे उनसे कि हाँ आपने ये किया है, वो कहेंगे हाँ किया है, साइन कर देंगे, तो चलो ठीक है। दूसरा, जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी रेगुलरिटी के लिए, जिसके लिए पैसा आया है क्या उसी पर्पज के लिए खर्चा हुआ है, इसके रिगार्डिंग। और तीसरा, जो भी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वैसे अपन तो चेक करेंगे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो नहीं कर पा रहा है ऑडिटर, उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी वो क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से। इसमें जो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करिए, इसमें जो साइंड कॉपी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो अपन ले लेंगे, तभी तो वो हो गया। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, उनका साइन होना चाहिए। और इसमें एक होता है स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वही अपने को रिक्वायरमेंट होता है। और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? डायरेक्टर रिपोर्ट्स का पार्ट होता है। अगर आप देखोगे डायरेक्टर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें आता है एक स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इससे अपना क्या है, ऑडिटर को क्या है, जो भी रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये हो गई अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात में। अब अपन लास्ट पॉइंट की बात करेंगे एग्जीक्यूटिव समरी की, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, समराइजिंग द ऑडिट। तो देखिए, जब भी ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो ऑडिट टीम एग्जीक्यूटिव समरी बनाती है। तो एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? एक हाई लेवल समरी होती है जिसमें ऑडिट फाइंडिंग्स होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये लिखा हुआ है क्या क्या होता है। और ये एग्जीक्यूटिव समरी का कौन साइन करेगा? या तो ऑडिट ऑफिसर या ग्रुप ऑफिसर या फिर अकाउंटेंट जनरल। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, एक बार क्वेश्चन लगता नहीं है आएगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आता है। ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटी जो भी अपन एंटिटी है जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, उसके ऑपरेशन प्रोसीजर्स के बारे में, उसमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस लग रहे हैं उसके बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्या कमेंट्री है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं। ऑडिट मतलब जो भी ऑडिटेबल एंटिटी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। और अपनी ऑडिट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या क्या ऑडिट इशू थे, उनका क्या रिजोल्यूशंस है, कुछ भी जो एडजस्टमेंट हुआ है जिस पे है ना जो एग्रीड हुए हैं, कौन, जो ऑडिटेबल एंटिटी और जो ऑडिटर हैं, उनके एग्रीमेंट के बाद जो एडजस्टमेंट हुए हैं वो। ऑडिट सर्टिफिकेट का कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्म है, कौन सी ऑडिट अप्रोच अपने यूज़ की गई है, उस रिजल्ट ऑफ ऑडिट अप्रोच का क्या रिजल्ट रहा, कौन से मैटर है जो नेक्स्ट ईयर ऑडिट के दौरान अपने को कैरी फॉरवर्ड करने हैं, वो अपन जब नेक्स्ट ईयर ऑडिट करेंगे तो उस दौरान अपने को ध्यान देना है। तो ये सब क्या है, एक एग्जीक्यूटिव समरी में इतनी सारी चीज़ें होती है। एक बार रीडिंग मान लेना,
कभी क्वेश्चन आ जाए कि एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या होता है, तो अपने को ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है? चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ है, ऑडिट कंप्लीशन। ठीक है, आगे अपन चैप्टर 6 की बात करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।